नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, या आप मटेरियल साइंस भी कह सकते हैं दोस्तों इसे। उसका बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। दोस्तों वो अल्टीमेट टेस्टिंग मशीन आपने लैब में देखी होगी, जिसमें वर्कपीस लगा करके और जो माइल्ड स्टील का वर्कपीस रहता है उसको खींचते हैं, यानी उस पर टेंसाइल टेस्ट करते हैं। और जो लकड़ी का गुटका रहता है दोस्तों क्यूबॉइड शेप का, उस पर कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। क्योंकि आमतौर पे लकड़ी जो है कंप्रेशन में इस्तेमाल होती है, टेंशन में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या कम करते हैं। और माइल्ड स्टील का उपयोग टेंशन में अधिक करते हैं। वैसे तो कंप्रेशन हर जगह करते हैं दोस्तों स्टील का उपयोग। तो ये प्रश्न है तो वहाँ पे दोस्तों लोड और इलोंगेशन कर्व बनता है। और इलोंगेशन में अगर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है ये स्ट्रेन। और लोड में दोस्तों अगर एरिया से डिवाइड कर दें, जो एरिया है इनिशियल में जो एरिया है, तो हमें ये वाला स्ट्रेस मिल जाता है। तो यूटीएम वाले टेस्ट से दोस्तों, टेंसाइल टेस्ट कंप्रेसिव टेस्ट से हम ये कर्व बना सकते हैं। इसमें दोस्तों जो ये वाला पॉइंट है, माइल्ड स्टील का थोड़ा डिस्टिंक्ट कर्व दिखता है, ऐसे करके जाता है। ये काला वाला ये प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है अगर यहाँ तक आप लोड लगा के छोड़ देंगे तो वापस से ही अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी स्ट्रेन जो पहले थोड़ा खिंचा होगा वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जो आपका बार होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों ये अपर ईल्ड पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों वापस नहीं आ पाता इलास्टिक लिमिट के बाद। ईल्ड यानी थोड़ा उसका परमानेंट इलोंगेशन आ जाता है, ईल्ड का मतलब है। और यहाँ पे कमाल की चीज ये होती है कि हम लोड बढ़ाते भी नहीं है, यानी कि लोड यहाँ नहीं बढ़ाते, मगर ईल्डिंग में क्या है कि अपने आप ही थोड़ा मटेरियल फ्लो हो जाता है अपने आप ही। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोड लोड नहीं बढ़ रहा, लोड बल्कि कम हो रहा है, मगर फिर भी इलोंगेशन हो रहा है। ऐसा होता है लोअर ईल्ड पॉइंट तक। ये लोअर ईल्ड पॉइंट है। फिर ये ईल्डिंग के बाद थोड़ा जो फ्लो हो जाता है, जिसे ईल्डिंग कहते हैं, अपर ईल्ड पॉइंट से लेके लोअर ईल्ड पॉइंट। इसके बाद दोस्तों फिर से आप लोड बढ़ाते हैं, थोड़ा फोर्स बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेस हमारा बढ़ता है। और मगर ये सब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है दोस्तों। इलास्टिक लिमिट के बाद ईल्डिंग, और अब ये जो हो रहा है, ये सब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। मटेरियल पूरी तरह वापस नहीं आएगा दोस्तों। इलास्टिक लिमिट से पहले ही मटेरियल वापस आ जाता था। इसके बाद दोस्तों ईल्डिंग हो गया, परमानेंट इलोंगेशन आ गया, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है दोस्तों। और फिर यहाँ स्ट्रेस बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, फिर एक ये पॉइंट आता है जिसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट भी कहा जाता है इसे। यानी कि ये मैक्सिमम दोस्तों वो फोर्स है या वो स्ट्रेस की वैल्यू है जिसपे ये मटेरियल गया था। उसके बाद दोस्तों फिर ये कम होने लगता है, स्ट्रेस की वैल्यू कम होने लगती है, कम होने लगती है, और फिर फेल कर जाता है। तो ये हमारा यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट सिग्मा यू इसे कहा जाता है, और इसमें सिग्मा वाई कहा जाता है। इसका उपयोग हम डिजाइन में करते हैं। किसी मटेरियल का सिग्मा वाई और सिग्मा यू क्या है, उस हिसाब से हम डिजाइन की हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं, और उस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से वो जो कंपोनेंट है उसका शेप डिसाइड करते हैं, और ये डिजाइन करते हैं दोस्तों कि उसकी जो है क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, या क्रॉस सेक्शनल शेप क्या होगा, वो हम डिसाइड करते हैं दोस्तों। सिग्मा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सिग्मा यू, सिग्मा वाई यील्ड पॉइंट, इसका हम उपयोग करते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं पी क्यू आर एस टी यू पॉइंट। अभी ये जो पॉइंट है दोस्तों, पी क्यू आर एस टी यू, ये कौन कौन सा पॉइंट डिफाइन कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। आपको आमतौर पे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछा जाता है। बड़ा ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है दोस्तों। ये लोअर हिल पॉइंट, और इसको मैंने अपर हिल पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू, यानी अपर हिल पॉइंट यानी स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, लोअर हिल पॉइंट। ऐसे ऐसे भी आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी लोअर हिल पॉइंट दिख रहा है। मगर बाकी जो है ये तो माइल्ड स्टील है। बाकी जो एल्युमिनियम या कॉपर या फिर स्टेनलेस स्टील या और कोई स्टील, उसमें दोस्तों ये मतलब बिल्कुल आपको अपर ईल्ड और लोअर ईल्ड अलग नहीं दिखता। वो सीधे ऐसे करके पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस सा दिखता है दोस्तों। उसको उसमें हम नहीं पता लगा पाते कि अपर ईल्ड पॉइंट और लोअर ईल्ड पॉइंट क्या है। मगर दोस्तों ये ईल्ड पॉइंट पता लगाने के लिए क्या है, 0.2% जो डिफॉर्मेशन हुआ है, डिफॉर्मेशन जो हुआ है 0.2%, 0.2% दोस्तों, यानी 0.002। ठीक है दोस्तों, उतना इलोंगेशन वाला जो हम इसके पैरेलल प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ तक लीनियर है दोस्तों ग्राफ हमारा।
प्रोपोर्शनल लिमिट तक ग्राफ लीनियर, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लीनियर ग्राफ है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। उसके बाद दोस्तों इलास्टिक लिमिट, जहाँ से मटेरियल वापस आ जाता है। उसके बाद हमारा अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अल्टीमेट और फेलियर, यही पॉइंट है दोस्तों। ये अल्टीमेट पी क्यू आर एस टी यू, ये आप जान ही रहे हैं, लोअर यील्ड पॉइंट या अपर यील्ड पॉइंट, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट या स्ट्रेस पॉइंट, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट दोस्तों, जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू गई है उसकी बात कर रहे हैं। और ये एफ यानी ये फेलियर दोस्तों, ये यू से जो हम फेलियर दिखा रहे हैं। और हमारा पी है प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ तक लीनियर रहता है ग्राफ। और हुक्स लॉ वैलिड है दोस्तों प्रोपोर्शनल लिमिट तक, हुक्स लॉ जो वैलिड है वो पी पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। और ये हमारा आर अपर यील्ड पॉइंट है, एस हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है, जो ये क्यू है दोस्तों इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल वापस अपनी शेप वापस से रिगेन कर लेता है जब लोड हटा देते हैं हम। मगर इसके बाद यील्डिंग और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें जो है दोस्तों परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। और ये टी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आप जानते ही हैं। और दोस्तों ये जो है, ये था दोस्तों हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, यानी इसमें जो हम यहाँ पे एरिया जो डिवाइड कर रहे थे वो शुरुआत में जो हमारा शुरुआत में जो एरिया है, इनिशियल जो शुरुआत का एरिया है, वो उससे डिवाइड कर रहे थे। अगर हम इंस्टेंटेनियस एरिया से डिवाइड करें, जैसे जैसे इलोंगेट हो रहा है एरिया कम होता जाएगा, तो दोस्तों हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। इसे कहते हैं ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन कर्व। ये था हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व। इसको कहा जाता है दोस्तों ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी और ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रू स्ट्रेन और इंजीन, ये ट्रू स्ट्रेन है, इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस का नाम दे दिया है। ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन जो है, ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस और 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एप्सिलॉन जो है हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। इसी प्रकार दोस्तों जो ट्रू स्ट्रेन है वो क्या हो जाता है, एल एन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन। ये दोस्तों आप रिलेशन से आप ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन अगर आपको पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रू स्ट्रेन पता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन पता है तो ट्रू स्ट्रेन निकाल लिया, ट्रू स्ट्रेन पता है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकाल लीजिए। इसी प्रकार दोस्तों अगर ट्रू स्ट्रेस पता है आपको या ट्रू स्ट्रेस निकालना है तो आपको ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन पता होना चाहिए। तो आपस में रिलेशन है, कुछ भी आपको एक अननोन होगा, दो अननोन होंगे, यहाँ पे एक अननोन होगा, तो आप निकाल सकते हैं। यह है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इस वाले में जो है फोर्स अपॉन शुरुआत वाली एरिया ए नॉट, यानी मैं जीरो यानी कि इनिशियल एरिया की मैं बात, शुरुआत में जो एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ शुरुआत में। और यहाँ पे दोस्तों फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस, आई का मतलब इंस्टेंटेनियस, एट इंस्टेंट जो एरिया, तुरंत के तुरंत एरिया जो है घटता जाएगा, तो इसलिए हमारा ये ग्राफ देखिए इस तरीके से मिलेगा। ये ट्रू कर्व है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी, यहाँ डेल्टा एल बाई एल का उपयोग कर रहे थे, और यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेट वाला डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ट्रू स्ट्रेन में। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इस सिग्मा को इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी कहा जाता है। ये ट्रू स्ट्रेस है, ये ट्रू स्ट्रेन है। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।